नाउ वी विल बी गेटिंग इनटू LLP एक्ट। 70 मिनट में हमारा ये पूरा रिवीजन टाइट हो जाना चाहिए। 26 से 31 ज्यादा फोकस की जरूरत है, कंप्लायंसेस में ज्यादा फोकस की जरूरत है। कोई कोई जगह जहां 15 डेज 30 डेज आ रहा है वहां बहुत ज्यादा जरूरत है। बिफोर वी स्टार्ट कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। इस पूरे चैप्टर में कुछ ही फॉर्म्स आए हैं। एक फॉर्म जो रहेगा नेम रिजर्वेशन का वो रहता है LLP रन, इनकॉर्पोरेशन का रहता है फिलिप, अग्रीमेंट का रहता है फॉर्म 3, पार्टनर में चेंज आते हैं फॉर्म नंबर 4, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट्स फॉर्म नंबर 8, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्म नंबर 11। टोटल मिला के कुछ ही फॉर्म है, लास्ट में इसको लिख भी देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन इसमें कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, इसको दोबारा से रिपीट करके बताया जा रहा है, स्मॉल LLP। देन स्मॉल LLP की डेफिनेशन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछी जाएगी। देयर आर 100% चांसेस कि वो लोग स्मॉल LLP की डेफिनेशन पूछ लेंगे। याद रखना अपना आंसर स्ट्रक्चर्ड है, पहले डेफिनेशन डालनी है, डेफिनेशन के बाद ये बताना है कि इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। स्मॉल कंपनी की क्लियर कट डेफिनेशन में सीधे सीधे बोल रहा हूं, बात ही खत्म हो जाएगी। स्मॉल LLP वुड मीन SELLP जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर इज अप टू 25 लाख एंड द टर्नओवर इज अप टू 40 लाख। याद आ रहा है क्या? सिर्फ यही डेफिनेशन थी। इसके बाद मैंने बोला था एक लाइन और लिखना है, वो क्या लाइन थी? स्मॉल LLPs आर सब्जेक्ट टू सॉफ्टवेयर कंप्लायंस। स्मॉल LLPs को कंप्लायंस से थोड़े कम करने पड़ते हैं, स्मॉल LLPs को कंप्लायंस मैकेनिज्म कम फॉलो करना पड़ेगा, इन्हें काफी सारी चीजों में एग्जेम्पशन मिलेगी, इन्हें काफी सारे LLP एक्ट के प्रावधान नहीं फॉलो करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने बोला था कि स्मॉल LLP को ऑडिट कराना चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपलसरी था क्या? तो स्मॉल LLP को सॉफ्टवेयर कंप्लायंस रिजाइम लग जाएगा, इन्हें कंप्लायंसेस कम करने पड़ेंगे। भाई क्लास भाई यस नो। फिर हम आगे गए, हमने बोला नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, बहुत बढ़िया, मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट था। इंडिविजुअल कैन आल्सो बी अ पार्टनर, बॉडी कॉर्पोरेट कैन आल्सो बी अ पार्टनर। फिर हम आगे गए, हमने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स की बात की थी। जब हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे, तुमने पहली गलती जो करनी है वो ये करनी है, तुम इंडिविजुअल लिखोगे नहीं। डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए नहीं है। इंडिविजुअल्स के लिए 3 डिस्क्वालिफिकेशन थे। नंबर 1, individual has been declared a person of unsound mind by whom? By competent court and the order of the court is still in force। अरे याद आ रहा है क्या? फिर हम आगे गए, हमने कहा इंसॉल्वेंट की अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अरे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जो इंसॉल्वेंट डैश मार के इंसॉल्वेंट लिखता है, मैं तुम्हारे मुंह पे बता रहा हूं, यू डिजर्व टू फकिंग फेल। तुम्हें अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट लिखना है, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। एंड लास्ट, कंगला घोषित होने के लिए अर्जी डाली है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में एप्लीकेशन पेंडिंग है। The person has applied to be adjudicated as an insolvent, but the application is still pending in the court। अरे भाई, अरे क्या तुम्हें याद है? फिर हम आगे गए, हमने बात की मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में। ये प्रोविजन को हमने डिटेल में पढ़ा, उसमें हमने बोला सबसे पहले तो मिनिमम पार्टनर इज रिक्वायर्ड 2 पार्टनर, कुड बी इंडिविजुअल, कुड बी बॉडी कॉर्पोरेट। और फिर हमने बोला नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस बिलो 2 एंड द बिजनेस कंटिन्यूज फॉर मोर देन 6 months। अबे एक ही पार्टनर है और वो LLP का धंधा मोर देन 6 मंथ चला देता है बिना पार्टनर को रख के, ऐसे केस में द लायबिलिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल पार्टनर विल बी अनलिमिटेड। याद आ रहा है क्या? फिर हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में आए, इसमें भी मैंने कुछ गलतियां आपको बताई थी जो आप करोगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का आंसर एकदम क्लियर लिखना, मिनिमम हाउ मेनी पार्टनर्स रिक्वायर्ड? 2 इंडिविजुअल पार्टनर्स, मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और वो 2 में से कम एक रेसिडेंट होना चाहिए। अरे याद आ रहा है क्या? फिर हम आगे गए, हमने वैकेंसी की बात की। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर हमने अपॉइंट तो किए दो, लेकिन अगर वैकेंसी आ गई तो कितने दिन में फिल करना यार वो? अरे याद आ रहा है क्या? मिनिमम 30 डेज के अंदर आपको वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। याद आ रहा है? फिर हम आगे गए, हम लोगों ने ये भी बोला कि अगर नॉर्मली तो LLP इनकॉर्पोरेशन में ही हम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट कर लेते हैं, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं किया या वैकेंसी आ गई थी 30 डेज के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं किया, एवरी पार्टनर shall be deemed designated partner। सर पार्टनर और DP में क्या डिफरेंस है? डेजिग्नेटेड पार्टनर is responsible for the compliance of LLP एक्ट। बाय। फिर हम आगे गए, हमने कहा कि जब इनकॉर्पोरेशन हो रहा होगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, पर्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे। अरे याद आ रहा है क्या? फिर हम आगे गए, क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर की कंसेंट रिक्वायर्ड थी? हाँ, इजी। क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर को कोई स्पेसिफिक नंबर रिक्वायर्ड होगा? यस, द डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन DIN नंबर। क्या तुम्हें याद है? अरे याद आ रहा है क्या? फिर हम आगे गए, हमने बॉडी कॉर्पोरेट, LLP में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन देखी। सबसे पहले हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में क्या देखा? भाई एवरी कंपनी डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट कंसिडर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट, एवरी LLP डिफाइंड अंडर LLP एक्ट कंसिडर्ड एज
बॉडी कॉर्पोरेट। क्या इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी को हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे? यस। क्या इंडिया के बाहर वाली कंपनी को हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे? ऑफ कोर्स। किसको नहीं मानेंगे? कॉर्पोरेशन, सोल कॉर्पोरेशन को नहीं मानेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी नहीं मानेंगे। याद आ रहा है क्या? अरे पक्का। क्या बॉडी कॉर्पोरेट, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनर बन सकती है एलएलपी की? क्या, फिर से बोल रहा हूं, क्या सोल कॉर्पोरेशन एलएलपी की बन सकती है? क्या नहीं बन सकती। याद आ रहा है? फिर हम यहां से सेक्शंस में घुसना शुरू किया हमने। यहां से किससे सेक्शंस वाले शुरू हो गए। यहां से हम लोगों ने एलएलपी एक्ट का मुख्य भाग उठाना शुरू कर दिया। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है कि सेक्शन की सीरीज कौन सी थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं 2 मिनट में आपको दिखा देता हूं कि कौन से सेक्शन की सीरीज थी जिसको हमने पकड़ना शुरू किया था। तो भाइयों, सेक्शन 3 to 10 में था नेचर ऑफ एलएलपी, 11 to 17 में है इनकॉर्पोरेशन, 22 से 25 पार्टनर्स और उनके बीच के संबंध, उनके बीच के रिलेशंस, 26 से 31 लायबिलिटी। याद आ रहा है क्या? तो हम अब सेक्शंस की सीरीज में घुसेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बच्चे 26 से 31 में वीक हैं, 22 से 25 में टू सम एक्सटेंट, और 11 से 17 जब सवाल पूछ रहा हूं तो जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी का आंसर आना चाहिए वो एक्यूरेसी का आंसर नहीं आ रहा है। इसीलिए इसको एक बार बहुत ही क्विक रिकैप देने का मुझे जरूरत महसूस हुआ। आइए क्लास, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 11 फंडामेंटली, सेक्शन 11 1, 2, 3 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था। उसमें सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 था। उसमें सबसेक्शन 1 में क्या लिखा था? सबसे पहले एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। उसमें क्या चाहिए होंगे? 2 या 2 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स की जरूरत होगी। अरे याद आ रहा है क्या? मिनिमम 2 और मोर सब्सक्राइबर्स विल बी कंपलसरी। अरे भाइयों याद आ रहा है क्या? मिनिमम 2 और मोर सब्सक्राइबर्स विल बी कंपलसरी। हम आगे गए, हमने ये भी बोला कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा, और फाइल करते साथ वन स्टेटमेंट हैज टू बी फाइल्ड। स्टेटमेंट कौन फाइल करेगा? प्रोफेशनल फाइल करेगा। प्रोफेशनल कौन होगा? सीए या सीएस या सीएमए या एडवोकेट। और जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो भी एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे। क्या स्टेटमेंट फाइल करेंगे? दैट वेदांती लव्स समबडी, ऐसे ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होने वाली है? The statement that compliance of LLP Act and the rules related to have been complied with। अरे याद आ रहा है क्या? तो स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी कि LLP एक्ट के सारे कंप्लायंस इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो गए हैं। 2 लोगों की सिग्नेचर लगेगी। किसकी किसकी? प्रोफेशनल की, मतलब सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट, और जो सब्सक्राइबर्स होंगे उनकी सिग्नेचर लगेगी। याद आ रहा है क्या? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल कंटेन, ये वेदांती का आंसर परफेक्ट है, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस, दैट इज एड्रेस, प्रपोज्ड बिजनेस, ऑब्जेक्ट क्या है, किस मकसद के साथ एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है, नेम एंड पर्टिकुलर ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड पर्टिकुलर्स ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। भाई झूठ बोला। सिर्फ अप टू 2 साल फाउंडेशन इंटर अंदर भी कवर कर सकते हो, सिर्फ एग्जाम देने के लिए पेरोल पे बाहर आ जाना। तो अप टू 2 साल की जेल हो सकती है, याद रखना, इनकॉर्पोरेशन में झूठ बोला तो। और मात्र 10,000 से 5 लाख का जुर्माना। जय माता दी। फिर हम आगे गए, हमने इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन की बात की। हाँ, हमने सेक्शन 11 में इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट आरओसी के साथ फाइल किए, सेक्शन 12 में उसकी जिम्मेदारी। सेक्शन 12 में हमने देखा अगर आरओसी को लगा कि सारी चीजों का कंप्लायंस हुआ है, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट बराबर है, 15 दिन के अंदर आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, और जो डॉक्यूमेंट आपने फाइल किए होंगे वो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेगा। भाई पक्का। फिर वो जो स्टेटमेंट फाइल हुई थी वो चेक करेगा कि क्या स्टेटमेंट बराबर है, एंड हो सकता है कि आरओसी वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर ले। भाई सबसेक्शन 3 स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्स कि आरओसी एलएलपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। और लास्ट में क्या सबूत है कि एलएलपी एग्जिस्ट करती है, क्या सबूत है कि एलएलपी दुनिया में आ गई है? द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी, एक बार मुझे से बोलो, कंक्लूसिव एविडेंस। यही दुनिया में इकलौता सबूत है कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, वो एग्जिस्ट करना शुरू कर चुकी है। भाई पाया मैंने। जोशी जी वेलकम टू द क्लास। सेक्शन 13 में हम लोग गए। 13 में हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करना शुरू कर दी। सेक्शन 13 में रजिस्टर्ड ऑफिस की बात हुई। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, यहां सिर्फ इतना लिखा था कि हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। कोई बच्चों के क्वेश्चंस में, जो दूसरी मैंने टेस्ट ली थी, उसमें ऐसा लिखा, उसमें बहुत आड़ा टेढ़ा आंसर था, बहुत प्रिसाइसली बोल रहा हूं, एवरी एलएलपी शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस। जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, कम्युनिकेशंस होंगे एलएलपी के साथ, पार्टनर के साथ, डेजिग्नेटेड पार्टनर के साथ, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में हो सकते हैं। साथ ही साथ कोई ऐसे एड्रेस पे भी वो भेजे जा सकते हैं जो एड्रेस हमने मेंशन किया होगा, डिक्लेयर किया होगा। भाई फिर हम आगे गए, क्या हम रजिस्टर्ड ऑफिस बदल सकते हैं, हाँ या ना? ऑफ कोर्स हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जैसा होगा। और अगर हमने चेंज किया तो बस बता देना, परमिशन भी मत लीजिए, सिर्फ बता दीजिए, सिर्फ बता तो दो कि हमने चेंज कर लिया है एड्रेस। भाई नहीं किया, 500 रुपए प्रतिदिन मात्र, मैक्सिमम 50,000 तक का आपको जुर्माना हो सकता है। भाई चलो लेट्स टॉक अबाउट 15।
सेक्शन 15 नाम के बारे में बात करता था, याद आ रहा होगा आपको? नहीं याद होगा अगर तुम्हारा सेक्शन 15, नाम तुम्हारा कर दूंगा चंद्रा। याद आ रहा है क्या? नेम ऑफ द एलएलपी को लेकर हमने बात की थी। इसमें हमने, अच्छा यहां क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक बार रीड करें, क्योंकि बच्चे का आंसर जो टेस्ट पेपर में आ रहा है वो बलंडर वाला आंसर आ रहा है। थैंक यू ब्रदर। जो बच्चे का आंसर आया है वो क्या आया है? कंपनीज एक्ट में बोला था नेम क्लॉज में क्या होता है, बच्चा क्या लिखा? इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ कंपनी दे आर इनटू। पब्लिक कंपनी शुड हैव लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, प्राइवेट कंपनी शुड हैव प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स। अबे नाम के अंदर चाहिए ना, नाम के बाद होगा क्या? तो देखो ना क्या लिखा है, टेस्ट पेपर भी तो तुम्हारा ही है। क्या लिखा है एक बार रीड करो, अबे रीड करो। द नेम ऑफ एलएलपी शुड एंड विद लास्ट वर्ड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और आफ्टर द नेम लिखा है क्या? नाम के बाद आफ्टर द नेम। क्या कर रहे हो यार, ये गलती एक्सेप्टेबल नहीं है क्लास। नेम में लास्ट वर्ड्स होने चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या तो एलएलपी। जिंदाबाद, पक्का? फिर दो चीजें आई, नेम इन द ओपिनियन ऑफ केंद्र सरकार, इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल और शुड बी आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सिमिलर और रिजेंबल टू नियरली टू वन एग्जिस्टिंग एलएलपी, एग्जिस्टिंग कंपनी और नेम ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर। याद आ रहा है क्या? और द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन। कोई भी ट्रेडमार्क जो अगर ऑलरेडी प्रोटेक्ट कराया गया है उसके जैसे नाम आप एलएलपी का नहीं रख सकते। बाय बाय। सर नेम रिजर्व कैसे करवाते हैं सर? नेम रिजर्व करा सकते हैं क्या सर? जी, दो चीजों में, अगर आप एग्जिस्टिंग एलएलपी का नाम बदलना चाहते हैं या न्यू एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, उसके लिए नाम रिजर्व कराना चाहते हैं तो आप नेम रिजर्व करवा सकते हैं। याद आ रहा है? पक्का? विच सर्विस हैज टू बी यूज्ड? आपको एक वेब सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक वेब सर्विस यूज करनी है। वेब सर्विस का नाम क्या है? रन एलएलपी। नेम आजीवन, जन्म जन्म जन्म। नेम मैक्सिमम कितने दिन के लिए रिजर्व होगा? 3 महीने के लिए होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इजी। चलो अब मान लीजिए आपने ऐसा नाम रिजर्व करवा लिया जो केंद्र सरकार की ओपिनियन में अनडिजायरेबल है, या आपका जो नाम है किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी जैसा है, या किसी एलएलपी से मिलता जुलता है, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर के नाम से मिलता जुलता है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई एलएलपी ने उनका नाम का प्रयोग किया है या उनके नाम से मिलते जुलते नाम का प्रयोग किया है, वो लोग केंद्र सरकार को एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ठीक लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द एलएलपी टू चेंज द नेम। हो सकता है सरकार आपको बोले कि तुम्हारी एलएलपी का नाम बदल दो। याद आ रहा है? एलएलपी का अगर नाम बदलने का निर्देश सरकार ने दिया, कितने महीने के अंदर बदलना पड़ेगा नाम? 3 मंथ्स के अंदर। पक्का? देखो सिंपल, मेरी बात सुनो, यहां पे ना 2 चीजें आने वाली है। नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारी एलएलपी का नाम बदलो, कितने दिन के अंदर, कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर। जिस कंपनी के जैसा या एलएलपी के जैसा या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर के जैसा नाम रख दिया, वो सरकार को कितने साल के अंदर अप्लाई कर सकता है? एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के 3 साल के अंदर सरकार को अप्लाई करेगा। लेकिन सरकार ने तुमको निर्देश दिया, सरकार ने तुमको ऑर्डर दिया नाम बदलने के लिए, तुम कितने दिन के अंदर बदलोगे? 3 मंथ्स के अंदर। इजी? पक्का? और अगर मैं सरकार की बात ना मानूं तो तुम क्या अमिताभ बच्चन समझ रहे हो क्या सरकार पिक्चर के? मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुमको बोला नाम बदलने के लिए, तुमने नहीं बदला, तुमने नहीं माना, सरकार तुम्हारा नाम अपनी मर्जी से रख देगी। ओके? तुम्हारा नाम आज से छोटेलाल मिश्रा, तो सरकार तुम्हारा नाम अपने हिसाब से रख देगी अगर तुमने 3 महीने के अंदर सरकार का निर्देश नहीं फॉलो किया। ओके क्लास? ओके। अच्छा, फिर हम एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स देख रहे थे। आई होप यू रिमेंबर। फ्रेंकली स्पीकिंग, जो मॉड्यूल में दिया हुआ है उसको और थोड़ा सा बेहतर करके मैं आपको बता दिया था। पन्ने पलटाना बंद करो, फोकस करो। अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है, बड़ा आसान, बड़ा सिंपल है जी। नंबर वन, आप चाहें तो पहले नाम रिजर्व करवा लें। ठीक है, आपको जो भी नाम रखना होगा एलएलपी का, पहले चाहें तो नाम रिजर्व करवा ले। कौन सा सर्विस यूज करना पड़ेगा नाम के लिए? रन एलएलपी। अच्छा, आप चाहें तो डायरेक्टली ही फॉर्म फिलिप भर के एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन शुरू कर सकते हैं। इस नए फॉर्म की, इस फॉर्म फिलिप की खास बात क्या थी? एक फॉर्म में कई काम हो सकते हैं। इसी में नेम रिजर्व हो जाएगा, इसी में इनकॉर्पोरेशन भी हो जाएगा, और इसी में ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का डिन नंबर भी मिल जाएगा। तो ये आ गया है नया फॉर्म, इसमें सारी सेवाएं उपलब्ध है, सारी की सारी सेवाएं इसी फॉर्म की ले सकते हैं। भाई भाई, लास्ट में हमने बोला कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसमें तुम ब्लंडर मचा सकते हो। क्या एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते वक्त एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना कंपलसरी है?
कंपलसरी है क्या? एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के विद इन 30 डेज में एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना कंपलसरी है? यस। कौन से फॉर्म में करते हैं? है कोई माइकल लाल? है कोई 3 मार खान? अबे फॉर्म बताओ ना कौन सा है? ई फॉर्म 3। भाई भाई ये छोटी छोटी बातें जो एक एक नंबर बढ़ा देगी और एक एक नंबर बढ़ेगा तो मजा आ जाएगी। फिर हम आगे गए। देखो यहां से देखो यार, फ्रैंकली तुमने बोला सर हमारा असेसमेंट बराबर करो, फ्रैंकली बता रहा हूं यहां से बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं, यहां से थोड़ा सा वीकनेस आना शुरू हुई है आपके कॉन्सेप्ट में, या जो एक्यूरेसी के साथ ये छड़ा चैप्टर होना चाहिए उतना एक्यूरेसी मेरे को लगी नहीं फ्रैंकली। यहां से बच्चा थोड़ा कमजोर लग रहा है मेरे को। 22, 23, 24, 25 पे ध्यान देते हैं। 22, 23, 24, 25 में क्या लिखा हुआ है? फंडामेंटली पार्टनर्स और उनके आपस के रिश्ते, आपस में रिलेशन जो रहेंगे उसको स्थापित करता है। पिछले एग्जाम में क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा गया। नंबर 1, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ अ पार्टनर? पार्टनर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? नंबर वन पार्टनर कैसे बना जाएगा भाइयों? या तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही क्या कर लो, या तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही एज अ सब्सक्राइबर पार्टनर बन जाओ, या तो एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई होगी तो आप पार्टनर बन सकते हो। लेकिन अगर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है उसके बाद पार्टनर बनना है तो कौन डिसाइड करेगा पार्टनर कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है? इट इज द एलएलपी एग्रीमेंट विच डिसाइड्स कि पार्टनर कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है। जिंदाबाद, पक्का। फिर हम लोगों ने पार्टनर्स के रिलेशनशिप की बात की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था क्योंकि एलएलपी को पार्टनरशिप एक्ट से डिफरेंट करने वाला एक पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक्ट और एक एलएलपी एज पर एलएलपी एक्ट इसी वजह से डिफरेंट हो जाती है क्योंकि पार्टनर्स के जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम एलएलपी की बात करें, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स की बात करें, सेक्शन 23 में क्या लिखा हुआ है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन पार्टनर्स विल बी डिसाइडेड बाय हुम? एलएलपी एग्रीमेंट। म्यूचुअल ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनर्स ये कौन डिसाइड करेगा? एलएलपी एग्रीमेंट। और एलएलपी एग्रीमेंट अगर कभी ऑल्टर हुआ तो, फ्यूचर में अगर तुमने ऑल्टर वॉल्टर किया तो आरओसी के पास फाइल कर देना। ई फॉर्म रिमेन्स द सेम। अगर याद हो ही गया है तो एलएलपी एग्रीमेंट कभी भी ऊपर नीचे होगा, फाइल करना, चेंज करना, ऑल्टर करना हर बार कौन सा फॉर्म? 3। जय माता दी। फिर हम आगे गए, हमने एक सवाल पूछा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एलएलपी के पार्टनर्स ने एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, कोई अग्रीमेंट्स किए थे, तो एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद क्या वो पार्टनर्स की ऑब्लिगेशन, पार्टनर्स के ऊपर जो ऑब्लिगेशन थी क्या वो एलएलपी में सौंप सकते हैं? हाँ, लेकिन क्या करना पड़ेगा? एलएलपी के पार्टनर्स का अप्रूवल रहेगा। नीचे कंडीशन लिखी हुई दिख रही है क्या? कंडीशन क्या थी? कंडीशन यही थी कि एलएलपी के पार्टनर्स की रेटिफिकेशन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सीधा में याद आ रहा है क्या? पक्का। तो याद रखना कि इनकॉर्पोरेशन के पहले, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के पहले अगर एलएलपी के पार्टनर्स का किसी के साथ अग्रीमेंट था, पार्टनर्स की ऑब्लिगेशन, क्या एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद एलएलपी पे डाल सकता हूं? यस इज द आंसर। कंडीशन इज एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ऑल द पार्टनर्स नीड टू कंसेंट, उनका रेटिफिकेशन, उनका अप्रूवल रिक्वायर्ड रहेगा। पक्का। एक बहुत ही छोटा पॉइंट है, इररिलेवेंट पॉइंट है, लेकिन अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस नहीं होंगे तो ऐसे केस में कोई बात नहीं। एलएलपी एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स, बिटवीन पार्टनर्स और पार्टनर्स एंड एलएलपी के बीच में जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रहेगी वो कैसी रहेगी। श्रुति जिंदाबाद, पक्का। फिर हम आगे गए, हमने बात की सेसेशन ऑफ पार्टनर्स की। सेसेशन से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सेसेशन ऑफ पार्टनर्स की हमने बात की, सेक्शन 24 में हमने इसके बारे में बात की। हमने सेक्शन 24 में सेसेशन को लेकर बात की थी। सेसेशन में एग्जैक्टली क्या आया था? नंबर 1, मैंने आपको बोला था कि सेक्शन 24 ही वो सेक्शन है जहां बच्चे झाप खा जाते। याद आ रहा है क्या? नीचे एक्सप्लेनेशन करके दिया था, अच्छे से उसको हिंदी में भी लिखवा के दिया था। ओ भाइयों याद आ रहा है क्या? सेक्शन 24 में एक आम बच्चा झाप खा जाता है। एक आम बच्चे को नॉर्मली एग्जाम के 2-3 दिन पहले इस कॉन्सेप्ट में दर्द होती है, इसीलिए अभी के अभी लास्ट बार एलएलपी एक्ट में आखिरी बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। सेक्शन 24 सेसेशन ऑफ पार्टनर के बारे में बात करता है। द पर्सन विल सीज टू बी अ पार्टनर, नंबर 1, इधर टू परसुएंट टू एलएलपी एग्रीमेंट, और अगर एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनरशिप का टेन्योर तय था, कोई कंडीशन लिखी हुई थी एलएलपी एग्रीमेंट में, तो उस दिन से आपको छोड़ना पड़ जाएगा। या तो अगर आप खुद से छोड़ना चाहते हो तो नोटिस देना पड़ेगा। कम से कम कितने दिन का? कम से कम हाउ मेनी डेज नोटिस? मिनिमम 30 डेज नोटिस विल बी रिक्वायर्ड। फिर हमने कहा था 3 केसेस हुए तब तो आपकी पार्टनरशिप पक्का से गई। नंबर वन आपकी डेथ ही हो गई, खेल ही खत्म हो गया आपका। अरे याद आ रहा है क्या भाइयों? नंबर 1 आपकी डेथ हो गई, या तो एलएलपी ही डिसॉल्व हो गई। अरे एलएलपी डिसॉल्व हो गई, नामो निशान नस्ते नाबूत हो गया, आपका खेल खत्म। या आप खुद नामो निशान आपका नस्ते नाबूत हो गया, आप ही खत्म हो गए। भाई ये तो दोनों नेचुरल केस है। सेकंड केस, आप अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर हो गए, कोर्ट ने आपको अनसाउंड माइंड का व्यक्ति घोषित कर दिया। थर्ड, सिर्फ इंसॉल्वेंट हो गए।
अगर आप इनसॉल्वेंट घोषित कर दिए गए, यहां पर नहीं आता अनडिस्चार्ज, यहां पर नहीं आता एडजस्ट, एप्लीकेशन डाली है पेंडिंग है, यहां कुछ नहीं आता। सेसेशन में सिंपली आता है अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए या तो डिक्लेयर हो गए सॉल्वेंट, इधर यू आर, आपको कोर्ट ने एडजस्ट कर दिया एज इंसॉल्वेंट या आपको डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, जिंदाबाद। ये 3 केस में भी आपकी पार्टनरशिप जाएगी, पर्सन विल सीज टू बी अ पार्टनर। उसके बाद ये प्रावधान एक ऐसा प्रावधान है जिसमें बच्चों को आमतौर पर बहुत दिक्कत जाती है। एग्जाम के 3 दिन पहले 2 दिन पहले व्हाट्सएप में बच्चा यही पूछता है हर बार। आपने अगर एग्जाम दिया है एक बार तो आप जानते हो कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले ये पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा ऊपर नीचे इसमें पक्का से हुए होगे। अच्छा, इसमें हमने क्या बात की थी? हमने कहा था द पर्सन इफ ही सीजेस टू बी अ पार्टनर, अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप से, उसकी पार्टनरशिप सेसेशन भी हो जाता है उसकी पार्टनरशिप का, तब भी उसे हम पार्टनर मानेंगे अगर उसने ये 2 में से एक काम नहीं किया होगा। भाइयों, इफ यू सीज टू बी अ पार्टनर, या तो आरओसी को बता दो दैट यू सीज टू बी अ पार्टनर, या तो उन सभी पर्सन्स को बता दो जिन जिन लोगों ने एलएलपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। भाई भाई, if you cease to be a partner of LLP, it is your duty to inform ROC within a specified time. It is your duty कि आप ROC को बता दो that you cease to be a partner, और या तो ऐसे सभी व्यक्तियों को, ऐसे सभी पर्सन्स को बता दो जो लोग पार्टनरशिप LLP के साथ डील कर रहे हैं। पक्का? अगर आप ना ROC को बता रहे हैं ना उनको बता रहे जो LLP के साथ डील कर रहा, ऐसे केस में यू विल स्टिल कंटिन्यू एज अ पार्टनर, आपके ऊपर लाइबिलिटी रहेगी एज अ पार्टनर। जिंदाबाद। सर ये प्रोविजन क्यों आया सर? ये प्रोविजन इसलिए लाया कि अगर आप पार्टनर नहीं हो, इफ यू सीज टू बी अ पार्टनर, आप दुनिया को बताओगे नहीं तो दुनिया को तो ये लगेगा यू स्टिल आर अ पार्टनर। और इसीलिए बाहर वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो लोग एलएलपी के साथ डील करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रावधान को लाया। भाई भाई, फिर एक कंफ्यूजिंग प्रावधान आया था 24(5), 24(6) में। 24(5) में लिखा था अगर आप मर गए, अगर आप मृत्यु को प्राप्त हो गए, आपकी डेथ ही हो गई, या आप कंगले हो गए, ठीक है, अगर आपकी डेथ ही हो गई या आप कंगले हो गए, ये दोनों केस में क्या आपकी पार्टनरशिप जाएगी? हाँ या ना? हाँ या ना? यस इज द आंसर। ना किसने बोला? 100% आपकी पार्टनरशिप तो गई। आपकी पार्टनरशिप जाएगी कि नहीं जाएगी? यू विल सीज टू बी अ पार्टनर, यस और नो? हर्ष भाई, जाएगी कि नहीं जाएगी पार्टनरशिप? जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया होगा या एलएलपी के प्रॉफिट्स में आपकी हिस्सेदारी होगी, क्या उस पर आपका हक है? बिल्कुल हक है। आपकी सिर्फ डेथ हो गई, भले आपकी पार्टनरशिप चली गई, लेकिन जो एलएलपी में आपने कंट्रीब्यूशन डाला था, जो प्रॉफिट्स हुए थे एलएलपी को, जो आपके नसीब के प्रॉफिट, जो आपके हिस्से के हैं, नसीब नहीं हिस्से के, वो आपको मिलेंगे। पक्का? पक्का अतर भाई? लेकिन हमने बोला तुम मर गए या कंगले हो गए तो तुम्हारे पार्टनरशिप में मुनाफे में तुम्हारा हिस्सा है, तुमको मैनेजमेंट राइट्स है क्या? मरने के बाद क्या तुम्हारी तस्वीर से आएगा ओए ये डिसीजन के मैं अगेंस्ट हूं? तो क्या जो आदमी मर गया, जो आदमी कंगला हो गया, वो पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग कर सकता है? पक्का? फिर हम आगे आए, हमने 25 की बात की थी, सेक्शन 25 में हमने बोला था, अरे याद आ रहा है क्या? अगर पार्टनर ना बदले, अक्सर ऐसे ही होता है, 25 साल के पहले सब छोटे रिचार्ज करवाते रहते जीवन में, छोटी हिस्सेदारी बहुत सारी होती है सब में, लेकिन 25 के बाद आदमी सीरियस, यही बदलता है तुम्हारा पार्टनर। याद करना, 25 की उम्र में आदमी आमतौर पे चेंज कर देता है। सेक्शन 25 बात करता है चेंज इन पार्टनरशिप की। भाई भाई, यहां 2 बातें थी, इसमें भी तुम कंफ्यूज हो सकते हो। नंबर 1, अगर कोई एलएलपी में, हर्ष आपने पार्टनरशिप छोड़ी, आपकी जिम्मेदारी क्या है? एज अ पार्टनर एलएलपी को इन्फॉर्म कर देना। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। उसके बाद एलएलपी की जिम्मेदारी है कि वो आरएलसी को इन्फॉर्म करे। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। बाय बाय। पक्का? अरे पक्का? इसके अलावा एक और छोटी सी चीज क्लियरली बता देता हूं। अगर किसी पार्टनर के नामा या एड्रेसा बदले, पार्टनर की जिम्मेदारी की एलएलपी को बता दे। कितने दिन के अंदर? बोलते खाते मरते 15 दिन के अंदर। कंपनी आरओसी को कितने दिन के अंदर बताएगी? 30 डेज में। और अगर पार्टनर ही बदल गया, सुनो मेरी बात ध्यान से, पार्टनर का नाम या एड्रेस बदला, पार्टनर की जिम्मेदारी की वो एलएलपी को बताए, हाँ या ना? क्लियरली बता रहा हूं, फिर से सुनो, कंफ्यूज हो रहे हैं पर लोग यहाँ पे। नंबर 1, अगर एलएलपी के पार्टनर का नाम बदला या एड्रेसा बदला, एलएलपी के पार्टनर की जिम्मेदारी को किसको बता दे? एलएलपी को। कितने दिन में? 15 दिन में। नाम या एड्रेस बदला, एलएलपी को पता चला, एलएलपी कितने दिन में आरओसी को बताएगी? 30 डेज में। और अगर पार्टनर ही बदल गया तो किसकी जिम्मेदारी है इन्फॉर्म करने की?
एलएलपी की। बाय बाय, पक्का। अगर पार्टनर बदलता है तो एलएलपी आरओसी को 30 दिनों के अंदर बताएगी कि पार्टनर बदल गया, ओके। और अगर नया पार्टनर आया होगा तो भी बताना पड़ेगा। नया पार्टनर अपॉइंट हुआ है, बताना पड़ेगा आरओसी को, यस। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। नया पार्टनर है, कोई एडिशनल कंप्लायंस करना है क्या? हाँ, रख दो, शाहरुख खान को बना दो एलएलपी में पार्टनर, उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, कंसेंट। याद आ रहा है क्या? नया पार्टनर है तब भी 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा आरओसी को, लेकिन उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर, पक्का भाइयों। यहां पर ना थोड़ा सा कंप्लायंस का पेनल्टी याद किया जाना चाहिए। 2 मिनट भरत भाई, यहां पे जो पिनल क्लॉजेस थे मैं बता देता हूं एक बार। अगर पार्टनर का नाम चेंज हुआ, एड्रेस चेंज हुआ है, पार्टनर ने नहीं बताया, तो पार्टनर को 10,000 की लगेगी। अगर एलएलपी ने नेम चेंज के बारे में या पार्टनर के चेंज के बारे में नहीं बताया, तो यहां एलएलपी को डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 की लगेगी। बाय बाय, पक्का। तो जहां देखो यार, इसको याद नहीं भी किया तो कम से कम लॉजिक तो लगा ही सकते हो। जहां पार्टनर ने इन्फॉर्म नहीं किया वहां पार्टनर को लायबिलिटी, और जहां एलएलपी ने आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया वहां आरओसी की और डेजिग्नेटेड पार्टनर की और एलएलपी की लायबिलिटी आ जाएगी। तो लॉजिकल बात है, इसको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें सिली मिस्टेक मत करके आना। देखो भाइयों, फ्रैंकली स्पीकिंग 26 से लेकर 31 तक जब हम लोग पिछले हफ्ते राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारे 2 राइटिंग सेशन हुए जो अच्छे से हुए, एक छोटा भी हुआ, लेकिन जो अच्छे राइटिंग सेशन हुए थे वो 2 हुए थे। उसमें से एक जो हुआ था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। मेरा ऐसा फ्रैंक असेसमेंट है कि जितना तबीयत से बच्चे को ये याद होना चाहिए उतना तबीयत से आपको याद नहीं है। मैं फिर बोल रहा कि हम जो डू और डाई वाली सिचुएशन में, हम लोग अभी जो एग्जाम है उसमें डू और डाई है मेरे हिसाब से सबका। तो जितना पढ़ रहे एक्यूरेसी से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। जो चैप्टर हमारा हो गया वो एक्यूरेसी से हुआ। अगर आपको लग रहा है एक्यूरेसी नहीं आई है, मेरी सजेशन है दुनिया के सामने ढोंग करना बंद करो। जो चैप्टर हो गया है, पढ़ के खत्म हो गया, उसको घुस घुस के कर लो। अगर बच्चे ने कई बार 80% भी पेपर सॉल्व किया तो भी 50+ आते। तुम्हारी पता नहीं कहां से किसकी सोच आई है, 100% पेपर अटेम्प्ट करते लेकिन 50% एक्यूरेसी के साथ। तो ऐसा मुझे लगता है ठीक नहीं है। यहां पर आपकी एक्यूरेसी कम लगी थी। इस पे अभी आज के सेशन के बाद मैं अगर सवाल पूछूं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम्हारा आंसर बिना झिझके हुए आए, ठीक है, बिना रुके बिना झिझक के आंसर आना चाहिए। 26 से 31 जा रहे हैं। नंबर 1, पार्टनर एज एन एजेंट। इसमें एक ही छोटी सी बात है जिसको हमने शायद लिखा भी नहीं होगा। सेक्शन 26 में सिर्फ इतनी बात थी, क्या पार्टनर एलएलपी का एजेंट है? क्या एलएलपी का पार्टनर एलएलपी के दूसरे पार्टनर्स का एजेंट है? पक्का। सिर्फ इतनी बात थी कि पार्टनर इज एजेंट ऑफ एलएलपी फॉर द बिजनेस ऑफ एलएलपी। याद आ रहा है? सेक्शन 27 में लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी के बारे में हमने बात की थी। सेक्शन 27 में जब हमने लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी की बात की थी, हमने सबसे पहले बोला था कि एलएलपी विल नॉट बी लायबल अगर कोई एलएलपी के पार्टनर्स अपनी औकात से ज्यादा, अपनी अथॉरिटी से ऊपर का काम कर लेते, और जिस पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हैं उस पर्सन को भी पता है कि एलएलपी के पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी के ऊपर का काम किया, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ एलएलपी काम किया। याद आ रहा है क्या? अरे बाबा, अगर एलएलपी के पार्टनर्स अपनी औकात से ज्यादा, अपनी अथॉरिटी से ज्यादा का काम कर रहे हैं और बाहर वाले को भी साले को पता है कि ये साला अथॉरिटी के ऊपर काम कर रहा है, इसमें एलएलपी की जिम्मेदारी है क्या? हमारी क्या गलती इसमें? तो इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, एलएलपी की जिम्मेदारी नहीं है, एलएलपी की लायबिलिटी नहीं है। अगर पार्टनर अपनी औकात के ऊपर काम कर रहा है, अथॉरिटी के ऊपर काम कर रहा है, और जिसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है, उसको भी पता है कि साला ही गड़बड़ है, आएगी लायबिलिटी एलएलपी पे। लेकिन अगर पार्टनर एलएलपी की पूरी अथॉरिटी के साथ, विद इन अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, एलएलपी की परमिशन से कोई काम करे तो क्या एलएलपी की लायबिलिटी होगी? हाँ, एलएलपी की लायबिलिटी किसकी लायबिलिटी है? सोनली एलएलपी की लायबिलिटी है। और एलएलपी की लायबिलिटी चुकाने के लिए पार्टनर का घर इसमें चले जाएगा, सिर्फ एलएलपी की प्रॉपर्टी से ही कर्जे चुकाए जाएंगे। इस पे सवाल आया हुआ था, उस दिन प्रैक्टिस में डिस्कस किया था भाइयों। एलएलपी की लायबिलिटी, सोल लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी विल गो। याद आ रहा है क्या? द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी शैल बी मेट आउट ऑफ व्हाट? द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। ओ अदर भाई, याद आ रहा है क्या? एलएलपी की लायबिलिटी एलएलपी की प्रॉपर्टी से चुकाई जाएगी। क्या पार्टनर की लायबिलिटी आएगी उसमें? पार्टनर की लायबिलिटी के बारे में अभी बात कर लेते। आओ भाई, 25 साल में पार्टनर बदलते, लेकिन 3 साल के बाद जिम्मेदारी आ जाती, लायबिलिटी आ जाती। याद रखो। हाँ, सब ये वाली बातें सब समझते हैं। 28 साल में लायबिलिटियां क्रिएट हो जाएगी। सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब हम लायबिलिटी ऑफ पार्टनर की बात कर रहे हैं। नंबर 1, पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। पार्टनर एलएलपी की लायबिलिटी के लायबल है क्या? नहीं, वो तो हमने इसके पहले वाले सेक्शन में देखा। सेक्शन 27 में लिखा था एलएलपी की लायबिलिटी विल बी सोनली लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। एलएलपी की लायबिलिटी चुकाने के लिए एलएलपी की प्रॉपर्टी से चुकाएंगे, हाँ या ना? अरे यस और नो?
यहां हमने इसलिए बोल दिया पार्टनर एलएलपी की लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं रहेगा, जिंदाबाद। फिर हमने ये भी बोला लेकिन अगर पार्टनर ने खुद ही कांड ना पीटा, खुद ही कांड किया, खुद ही कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, तो क्या लायबिलिटी रहेगी? हाँ हाँ, एक पार्टनर ने कांड किया, क्या उसकी वजह से दूसरे पार्टनर्स पे लायबिलिटी आएगी? ये तो एलएलपी की खास बात है कि पार्टनर ऑफ एलएलपी इज एजेंट ऑफ एलएलपी, नॉट अदर पार्टनर्स। इजी। फिर हम 29 में गए, हो नहीं लेकिन दिखा रहे हो, अरे हो नहीं लेकिन दिखा रहे हो कि हम एलएलपी के पार्टनर हैं। याद आ रहा है क्या? सेक्शन 29 बात करता था होल्डिंग आउट के बारे में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे दिखा रहा है कि मैं ही हूं, अरे यार माइक तो नहीं जाएगा ना? अगर लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बंद है? ठीक है ठीक है ठीक है, अबे सुनो मेरी बात। 29 बात करता था होल्डिंग आउट के बारे में। होल्डिंग आउट में हमने बोला था अगर कोई व्यक्ति एलएलपी का पार्टनर नहीं है लेकिन दिखा रहा है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि मैं ही इस एलएलपी का पार्टनर हूं, ऐसा पर्सन हु इज होल्डिंग आउट एज अ पार्टनर विल बी लायबल एज अ पार्टनर। उसकी लायबिलिटी भी एज अ पार्टनर ही रहेगी। भाई भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 29 होल्डिंग आउट, इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग आउट एज अ पार्टनर ऑफ एलएलपी एंड उसकी इस रिप्रेजेंटेशन रादर मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से किसी आउटसाइडर ने एलएलपी को क्रेडिट शेडिट दे दिया, क्या उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी? हाँ, भले ही वो पार्टनर नहीं है लेकिन उसकी जिम्मेदारी एज अ पार्टनर होगी, लायबिलिटी एज अ पार्टनर होगी। क्यों? क्योंकि उसने दिखाया कि मैं हूं। ओके, अरे यार हाँ या ना? फिर हम आगे गए, हमने कहा ठीक है लेकिन अगर कोई क्रेडिट मिला एलएलपी को, वाह, तो तुम लेके मजे कर रहे हो। तो अगर कोई पैसा एलएलपी को मिला है तो एलएलपी की भी लायबिलिटी है। तुम ले कैसे लिए? अगर तुम्हारे नाम पे कोई भी पैसा ले लिया तुम लेके बैठे मजे थोड़ी कर सकते हो। तो अगर पैसे सही में एलएलपी को मिल गए तो एलएलपी की भी लायबिलिटी रहेगी। क्या तुम्हें याद है? पक्का? फिर हम आगे गए, मैंने कहा था कि ये ट्विस्ट है, यहाँ थोड़ा चेंज है। मैंने आपको बताया था क्लास, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट था। ये एक नॉर्मल केस था। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर, अभी ये होल्डिंग आउट वाला हट गया मामला, अगर कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी का पार्टनर था, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई, अगर कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी का पार्टनर था, उसकी डेथ हो गई, लेकिन एलएलपी का धंधा अभी भी हम चलाते रहे वही नाम से, तो जिस व्यक्ति की मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, वो एलएलपी का पार्टनर था दुनिया के लिए। अब पार्टनर की डेथ के बाद भी अगर एलएलपी का धंधा कंटिन्यू होता है उसी के नाम से, वही पार्टनर के नाम से, ऐसे केस में क्या मरे हुए पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या मरे हुए पार्टनर के असेट्स बेच के हम लोग कर्जे वर्जे चुकाएंगे एलएलपी के? ये लायबिलिटी आई तो आंसर इज नो। जो व्यक्ति मर गया है उसके एस्टेट, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट बी लायबल। जिंदाबाद। अरे क्या तुम्हें याद है शेष भाई? सेक्शन 30 फ्रॉड, जिस वजह से ये पूरा सेशन लेने की मुझे जरूरत महसूस हुई जेन्युइनली, वो यही सेक्शन है। अबे एग्जाम में क्वेश्चन आया था एलएलपी की लायबिलिटी कब अनलिमिटेड होती, एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी कब अनलिमिटेड होती? इसका सीधा आंसर क्या है? ऐसा कोई भी एक्ट विच इज डन विथ एन इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस। मैं फिर से बोल देता हूं, कोई भी एक्ट अगर विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, अपने कर्जदारों को धोखा देने के लिए या कोई भी प्रकार के फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए अगर तुमने कोई एक्ट किया है, लायबिलिटी ऑफ एलएलपी ऑल इट्स पार्टनर्स, अरे विराट कोहली के बोल्ड में लिखा हूं भाइयों, अनलिमिटेड हो जाएगी। याद रहेगा क्या? पक्का? विद्या बालन से ज्यादा बोल्ड यूज किया हूं यहां पे, ठीक है? कब लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी? अगर तुमने विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स या एनी अदर फ्रॉडुलेंट एक्ट, इस पर्पस के लिए तुमने कोई एक्ट किया है, लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। याद रहेगा? लेकिन एलएलपी की लायबिलिटी एक मामले में नहीं रहेगी। अगर पार्टनर्स ने कुछ किया है एंड एलएलपी नोइंगली उसकी पार्टी नहीं है, एलएलपी को उसका नॉलेज नहीं है, तो एलएलपी की लायबिलिटी नहीं रहेगी, सिर्फ उस पार्टनर की रहेगी जिसने कांड पीटा होगा। जिंदाबाद। फिर हम आगे गए, मैंने आपको कुछ चीजें बोली थी और मैंने बोला था इस मामले में मुझे भयंकर एक्यूरेसी चाहिए। अरे याद आ रहा है क्या? मैंने बोला था मुझे इस मामले में भयंकर एक्यूरेसी चाहिए होगी। आ जाइए, नंबर 1, आई एम सॉरी, सेक्शन 31 इज अबाउट अरे विसल ब्लोअर। आ जाओ इधर, इधर बताता हूँ। सेक्शन 31 विसल ब्लोइंग के बारे में बात करता है। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं, सुनो। विसल ब्लोइंग का मतलब है अगर एलएलपी में कुछ रॉन्ग हो रहा है, कुछ रॉन्गफुल एक्ट हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई धांधली हो रही है, कोई हरेसमेंट हो रही है, किसी भी प्रकार का गलत काम हो रहा है, एलएलपी के पार्टनर ने या एलएलपी के किसी इंप्लॉय ने उस इंफॉर्मेशन को
आरओसी के सामने, अथॉरिटीज के सामने बताया, या तो एलएलपी में कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उस इन्वेस्टिगेशन के वक्त किसी पार्टनर ने या एलएलपी के एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से पूरी जानकारी अथॉरिटीज को दे दी। ऐसे केस में उस व्यक्ति, उस पार्टनर, उस एम्प्लॉय या उस पार्टनर की पेनल्टी हम पूरी तरह अथॉरिटीज वेव ऑफ कर सकती है या पेनल्टीज रिड्यूस कर सकती है। एक और प्रावधान यह बनाया था कि बड़े आदमी के खिलाफ जाओगे तो हो सकता है बड़ा आदमी रिटेलिएट करे, बड़ा आदमी आपके खिलाफ, आप उसके खिलाफ जा रहे हो तो हो सकता है वो बदले की भावना से रिटेलिएशन करे, कुछ गलत करे आपके साथ। तो ये भी लिखा था जो विसिल ब्लोअर है, जिसने अथॉरिटीज को जानकारी दी है, आप उस विसिल ब्लोअर की नौकरी से उसको डिमोट नहीं करेंगे, उसको निकालेंगे नहीं, उसको किसी भी तरह से हैरेस नहीं करेंगे। क्या तुम्हें याद है? सेक्शन 31 हेडिंग तो बता दो। हेडिंग क्या थी? विसिल ब्लोइंग। याद आ रही क्या? जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन्हें बुझने से बचाया जाए। याद आ रहा है क्या? विसिल ब्लोइंग। वो टाइगर श्रॉफ के फैंस, मेरे नाल तो विसिल बजा, छोटे बच्चे ये बोल रहे टाइगर श्रॉफ है विसिल ब्लोअर। तो विसिल ब्लोइंग का मतलब था जो अथॉरिटीज के साथ पूरी जानकारी शेयर कर दे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अथॉरिटीज को एलएलपी का पार्टनर या उसका एम्प्लॉय अपनी तरफ से बता दे कि कहां कांड हुआ है, कैसे कांड हुआ है, किसने किया है। ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति जो अथॉरिटीज का साथ देंगे उनकी पेनल्टीज कंप्लीटली वेव ऑफ हो सकती है या पेनल्टीज रिड्यूस हो सकती है, और उनको हम किसी भी प्रकार के गलत मेलेफाइड एक्शन ऑफ एलएलपी से बचाएंगे। याद आ रहा है क्या? पेपर में हम मचाएंगे, विसिल ब्लोअर को हम बचाएंगे। चलिए फिर हम आगे गए। हमने एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में बात करना शुरू की, हमने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बारे में बात करना शुरू की, सेक्शन 35 और सेक्शन 34 के बारे में हमने बात करना शुरू की। सबसे पहले तो हमने सेक्शन 35 के ऊपर फोकस किया। मैंने एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में बोला था मुझे बिल्कुल एक्यूरेट प्रोविजन चाहिए। हम एनुअल कंप्लायंसेस जब पढ़ रहे थे मैंने दो चीजें बोली थी, साल में 2 रिटर्न कंपलसरी है। एक तो एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, ये 2 चीजें फाइल करनी पड़ती थी। याद आ रहा है? हम जब आगे गए मैंने आपको सिंपल बोला था भाइयों कुछ भी करो मुझे इस मामले में कोताही नहीं चाहिए। सेक्शन 35 हमने पढ़ा था एनुअल रिटर्न्स। 25 में पार्टनर बदला, 28 में लाइबिलिटी आई और 35 से तो रिटर्न शिटर्न। ठीक है, जीवन का सच है। सेक्शन 35 में हम एनुअल रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। एनुअल रिटर्न में हमने बोला था नंबर 1 कौन से फॉर्मेट में, 1 और 1 11। फॉर्म 11 में हम लोग एनुअल रिटर्न्स फाइल करते थे। कब? ऑन और बिफोर। अगर दर्द याद होगा ये 60 डेज का और 2 मंथ्स का, तो आप याद रखें इट इज नॉट विद इन 2 मंथ्स, इट इज विद इन 60 डेज। विद इन 60 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड, मतलब 30th मार्च 30th मई या उसके पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जिंदाबाद। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा टर्नओवर हो गया है या एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया है तो आपको एनुअल रिटर्न्स पे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेशन भी लगेगा। जिंदाबाद। नॉन कंप्लायंस आप बता दो यार, ये याद है आपको? 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम एलएलपी को 1 लाख रुपए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को 50,000। पक्का? फिर हम आगे गए, बिल्कुल रिलेटेबल प्रोविजन आया, मिलता जुलता प्रोविजन आया। हमने 34 की बात की। पहले एनुअल रिटर्न क्यों पढ़ाया सर? पगलो ये तुम्हारे लिए पढ़ाया मैंने। बच्चे भूल जाते 30 में कहां है और 30 अक्टूबर कहां है। पहले क्या भरना पड़ता है? रिटर्न। पहले इसलिए 35 पढ़ाया, पहले रिटर्न भर लो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यानी कि विद इन 60 डेज भरना पड़ेगा। पहले 35 पढ़ाया कि 34 पढ़ाया? 35 क्यों पढ़ाया? क्योंकि रिटर्न भी पहले वो वाला भरना है। जिंदाबाद। मेरे को जज कर रहे हैं, बच्चे सोचते मन में लाइन से नहीं चल सकते थे क्या? अबे चल सकता था पगलो, लेकिन तुमको ही, तुम्हारे लिए बताया। 35 पहले बताया क्योंकि 35 पहले भरना पड़ता है, रिटर्न पहले भरना पड़ता है। उसके बाद हमने बातें करें एफएस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, हमने फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी की बात की थी। अरे याद आ रहा है क्या? नंबर 1 विच फॉर्मेट? अरे होंगे तुम्हारे, अरे चार्टेड अकाउंटेंट्स, धंधे की बात हो रही थी, याद आ रहा है क्या? अरे सीए बनने के बाद होंगे तुम्हारे ठाठ ही ठाठ, क्योंकि एलएलपी के सारे पार्टनर्स तुम्हारे पास आएंगे भरवाने फॉर्म 8। यहाँ तुम्हारी अथॉरिटी है, तुम्हारा सिग्नेचर लगेगा ना स्टेटमेंट पे, होंगे तुम्हारे 8 ही 8, भरना पड़ेगा फॉर्म 8। याद आ रहा है क्या? पक्का? कानून का हाथ आ गया क्या अंदर? नहीं भरा तो पेनल्टी पे हाथ ना रहा आपने? कानून का हाथ, रिकॉर्डिंग में आपका हाथ आ रहा है एक्चुअली, जो भी करना जल्दी करो ना।
थैंक यू। लेकिन हाथ बराबर पेनल्टी वाली जगह पे आया था। आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी भरना था। कौन से फॉर्म में? फॉर्म 8। कब? 30 अक्टूबर, ऑन और बिफोर 30 अक्टूबर। बाय बाय। देखो गड़बड़ी मत करना, मॉड्यूल पढ़ते वक्त दो चीजें थी। एक, हर एलएलपी को अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार करने दे, विद इन 6 मंथ्स तैयार करने दे। अबे वो तैयार करने और मेंटेन करने को बोल रहा था। अरे गलत मत समझना। हर एलएलपी को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने थे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने थे, एक्रूअल बेसिस पे या कैश बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से 6 महीने के अंदर करने थे। अरे याद आ रहा है क्या? लेकिन भरना कब था? अबे भरना बाद में, 6 महीने के अंदर मेंटेन हो जाना चाहिए। भरना तो 30 या 30 अक्टूबर के पहले था। याद आ रहा है? अरे यार हाँ या ना यार? पक्का? नॉन कंप्लायंस हो गया तो पेनल्टी। पक्का? इजी? छोटी एलएलपी को सीए का ऑडिट लगता है क्या? सर्टिफिकेशन लगता है? चलो फिर हम आगे गए तो देखो मेंटेनेंस वाली बात भी क्लियर थी, इसमें कंफ्यूजन मत करना। मेंटेनेंस 6 महीने या 6 महीने के पहले कर लेना था, लेकिन फाइलिंग उसके बाद करनी थी। अरे याद आ रहा है क्या? 34(1), 34(2) में फाइलिंग, 34(1) में मेंटेन करना था। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट में क्या लिखा था? हर एलएलपी को क्या मेंटेन करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। कहां? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कैश बेसिस पे या एक्रूअल बेसिस पे? दोनों में से कोई भी। फर्दर डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से? हाँ डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। उसके बाद पेनल्टी की डिस्कशन हुई थी। अरे याद आ रहा है क्या? ओ भाइयों, भयंकर पेनल्टियां थी। मैंने आपको बोला था इसकी पेनल्टियां याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? ज्यादा की पेनल्टी मत, लेकिन ये रिटर्न से रिलेटेड पेनल्टी याद कर लेते प्लीज ना। 34(2), हर एलएलपी को जो प्रिपेयर करना था, दो चीजें, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। फाइल कब करना है? ऑन और बिफोर 30 अक्टूबर। कौन से फॉर्म में? फॉर्म 8। अब दो पेनल्टी आ रही थी क्लास। वो 100 रुपए वाली जो थी ना, वो फाइलिंग की थी। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए, खाते ही नहीं है तुम्हारे पास, मान लो मैं आरओसी हूं, मैं तुम्हारे यहाँ एलएलपी में रेड मारने आया, तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस में रेड मारने आया, मैंने बोला डॉक्यूमेंट कहाँ है? आपने बोले जला दिए। अगर आप बोलते नहीं है डॉक्यूमेंट्स, जला दिए, बुक्स ऑफ अकाउंट जला दिए, तब तो तुम्हारी खोल के मारनी चाहिए। इसलिए मिनिमम पेनल्टी यहाँ बढ़ जाएगी, 25,000 से लेके 5 लाख एलएलपी को लग जाएगी, और डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 से 1 लाख। जिंदाबाद। पक्का? फिर मैंने बोला था एक छोटा अमेंडमेंट आया है, जो हमको लगता है कभी आएगा नहीं, मुझे भी लगता है कभी आएगा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि तुम पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी जो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं आएगा वो भी आ सकता है। मैं भगवान थोड़ी हूँ, मेरे यहाँ पे लिखा है क्या कि अरे यही है हम ब्रह्मास्मि, जाके नाम रिकॉर्ड ढूंढो जाके गूगल में इंसानों के भगवान। तो मैं भगवान नहीं हूँ यार, ये हो सकता है आ जाए। सेक्शन 34A, 2 बातें हैं। नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट एनएफआरए, नफरा की एनएफआरए, नफरा चाहिए तुमको, नवरा, नफरा नहीं एनएफआरए। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन, इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। केंद्र सरकार चाहे तो एनएफआरए के साथ कंसल्ट करके स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब कर सकती है, लेकिन कौन प्रिस्क्राइब करेगा? एज प्रिस्क्राइब बाय ICAI इंस्टीट्यूट। जिंदाबाद। पक्का? चलो, इच्छाधारी नागिन को इंसान में बदलने का प्रक्रिया आ गया है। तो हम लोग कन्वर्जन की बात कर रहे थे, और बच्चे बोलते कन्वर्जन किसका कन्वर्जन? अबे तो कन्वर्जन एलएलपी चैप्टर की बात हो रही है। एलएलपी में 3 में से एक चीज बदलेगी, या तो पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, या तो प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, या तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। भाई भाई सर, नंबर वन सेक्शन 55 पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। हाँ। सेक्शन 56 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। हाँ। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। सेक्शन 57 हाँ। लिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। नहीं सर, कन्वर्जन के बाद क्या होगी? सेक्शन 58 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। सेक्शन 58 सब सेक्शन 1 आरओसी के पास आप ये कन्वर्जन के डॉक्यूमेंट जो भरेंगे, अगर आरओसी सेटिस्फाइड हुआ कि हाँ आरओसी सेटिस्फाई हो गया हर्षल भाई, अगर आरओसी सेटिस्फाइड, आरओसी बोलेगा ठीक है, कन्वर्जन के लिए जो भी कंप्लायंस था मेरे हिसाब से सब बराबर है। पहली बात तो वो कन्वर्जन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेगा। दूसरी बात, आपको एक एलएलपी का सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। क्यों? क्योंकि एक नई एलएलपी का जन्म हो गया। ओके ओके, पुरानी वाली को बता तो दो। तो जिसके साथ, जिस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास आपका फर्म रजिस्टर्ड था, जिस आरओसी के साथ आपकी प्राइवेट या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड थी, उसको बता तो दो।
बता तो दो कि अब हम तेरे नहीं रहे। तो आरओएफ रजिस्टर ऑफ फर्म को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अब हमारा कन्वर्जन हो गया है, अब हम एलएलपी बन चुके हैं, अब से हम तुम्हारे यहाँ नहीं आने वाले। या जिस आरओसी के साथ प्राइवेट लिमिटेड या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड है, उस आरओसी को बता दो कितने दिन में, 15 दिन में। बाय बाय। आफ्टर द कन्वर्जन पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बन जाएंगे एलएलपी के पार्टनर। आफ्टर कन्वर्जन प्राइवेट लिमिटेड या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के मेंबर्स बन जाएंगे एलएलपी के पार्टनर। ओके लास्ट ओके। कन्वर्जन जो होगा एज पर शेड्यूल होगा। तो होता ही है आमतौर पर कि जो लायबिलिटीज पहले आपकी पार्टनरशिप फर्म की थी वो हो जाती है एलएलपी की। प्राइवेट लिमिटेड या अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी की लायबिलिटीज हो जाती है लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी। जिंदाबाद। पक्का सर। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन? 3 बातों को तो याद रखना पड़ेगा। नंबर 1, एलएलपी उस नाम से रजिस्टर हो गई जिस नाम पे तुमने उसको रजिस्टर करवाया। दूसरा, जो प्रॉपर्टी पहले पार्टनरशिप फर्म की थी या प्राइवेट लिमिटेड फर्म की थी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की थी, अब वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एलएलपी की। पक्का। और जो पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो गई है, जो प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट हो गई है या जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो गई है, उसका नामो निशान नश्ते नाबूद हो जाएगा। दैट एंटिटी विल डीम टू बी डिसॉल्व। अरे याद आ रहा है क्या? वो डिसॉल्व हो जाएगी। उसको बंद करने का वाइंडिंग अप का प्रक्रिया फॉलो भी नहीं हुआ, कन्वर्जन पे ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाएगी और उसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से हटा दिया जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हटा दिया जाएगा। बाय बाय। बात करते हैं फॉरेन एलएलपी की। जहां फॉरेन आई, साउथ अफ्रीका। फॉरेन एलएलपी की 2 बातें याद रखो यारो। नंबर 1, खुली बाहर है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सिंपल डेफिनेशन थी एलएलपी, फॉरेन एलएलपी की सिंपल डेफिनेशन थी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बाय बाय। केंद्र सरकार चाहे तो फॉरेन एलएलपीज को गवर्न करने के लिए रूल्स बना सकती है। जय माता दी, जय माता दी। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन की बात करते हैं। वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन 63-64 ये 2 सेक्शन में है। भाइयों सबसे पहले वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन का बेसिक मीनिंग बता देता हूं, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन वाइंडिंग अप इज ओनली द बिगिनिंग, इज शुरुआत ऑफ डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप प्रक्रिया का इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? अभी हमने एलएलपी को डिसॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू की है। क्या वाइंडिंग अप के दौरान एलएलपी एग्जिस्ट करती है? हाँ। लॉ में एग्जिस्ट करती है? हाँ। इनफैक्ट एग्जिस्ट करती है? हाँ। उस समय हमारी लाइबिलिटी चुका सकते हैं? हाँ। अपने पैसे मार्केट से रिकवर कर सकते हैं? हाँ। तो वाइंडिंग अप इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। वेयरएज डिसोल्यूशन का मतलब खत्म, हस्ते नाबूद हो गया, नामो निशान। जिंदाबाद। चलिए अब 2 बातें। एक, एलएलपी को डिसॉल्व करना है, वाइंड अप करना है, 2 तरीके हैं। पहला, आप खुद बोल दो कि अब हमारा इच्छा नहीं है, इच्छा मृत्यु का वरदान है आपको। एलएलपी के पार्टनर खुद बोल सकते हैं बस हो गया भाई, बहुत पैसा कमा लिया, घर जाना है, माउंट टैबू में जाके हमको संत बनना है। ठीक है, तो आप वॉलंटरीली पार्टनर बोल सकते हैं। दूसरी बात, ट्राइब्यूनल आपका खेल खत्म कर सकता है। और इसी बात से याद आया सेक्शन 64, सेक्शन 64 मरने की उम्र है। सर्कमस्टेंसेस, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जब ट्राइब्यूनल तुम्हारा खेल खत्म कर देगी, ट्राइब्यूनल तुमको वाइंड अप कर देगी? नंबर 1, तुमने खुद ही उसको दरकार लगाई। एलएलपी खुद ही जाकर अगर ट्राइब्यूनल के पास चली गई कि भैया हमको वाइंड अप कर दो, एलएलपी वाइंड अप, एनसीएलटी कर देगी, ट्राइब्यूनल कर देगी। अगर 6 महीने से ज्यादा बिजनेस कंटिन्यू होता है और नंबर ऑफ पार्टनर्स इज रिड्यूस बिलो 2, अगर ट्रिब्यूनल को पता चल गया तो वाइंडिंग अप का एक्शन तुम्हारे खिलाफ शुरू हो सकता है। थर्ड, एलएलपी इज अनएबल टू पे डेट्स, अपने कर्जे नहीं चुका पा रही है। फोर्थ, अगर एलएलपी ने सॉवरेन सिक्योरिटी या नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ एक्ट किया है, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक्ट किया है। नंबर 5 वेरी क्रिटिकल है, 5 कॉन्जिक्यूटिव साल के लिए एनुअल रिटर्न नहीं भरे, या तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, दोनों में से एक, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी या अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट्स, या तो सिर्फ एनुअल रिटर्न, इन दोनों में से एक भी चीज लगातार 5 साल नहीं फाइल की गई तो एनसीएलटी या ट्राइब्यूनल तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकता है। भाई लास्टली, इफ द ट्राइब्यूनल थिंक्स इट इज जस्ट एंड फेयर, भाई जस्ट एंड फेयर का एक एग्जांपल दिया था। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, दोनों एलएलपी के पार्टनर है, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हो नहीं पा रही है, एलएलपी चल नहीं पा रहा है, बिजनेस कंडक्ट हो नहीं पा रहा है, खेल खत्म। इजी, पक्का। फिर हम यहां से थोड़े टेक्निकल मामले में आए जहां थोड़ा हल्का बच्चे को दर्द होना शुरू होता है। ये अमेंडेड पोर्शन है, अमेंडमेंट वाला पोर्शन है, इसमें खास प्रावधान बना दिए गए हैं, एलएलपी एक्ट के अंदर कुछ शामिल कर दिया गया है, इसको बताना जरूरी है। नंबर 1, सेक्शन 67A, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। मैंने आपको सिंपल बात बताई थी कि केंद्र सरकार चाहे तो स्पेशल कोर्ट बना सकता है फॉर स्पेशल ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। याद आ रहा है क्या? फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ एनी एक्ट। तो
स्पीडी ट्रायल के लिए, जल्दी से जल्दी मुकदमे पे फैसला आ जाए, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश कर सकता है या किसी एग्जिस्टिंग कोर्ट को डेजिग्नेट कर सकता है एज अ स्पेशल कोर्ट। भाई भाई हमने इसमें बोला था कि स्पेशल कोर्ट का कंपोजिशन क्या होगा। हमने कहा भाई ऐसे ऑफेंसेस जो 3 साल या 3 साल से ज्यादा के लिए हैं, ऐसे ऑफेंस जिसमें 3 या 3 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल होता है, 3 या 3 साल से ज्यादा इंप्रिजनमेंट होती है, उसके लिए सिंगल जज रखेंगे, या तो सेशंस कोर्ट का जज होगा या तो एडिशनल सेशन जज होगा। फिर हमने बोला था अगर अप टू 3 इयर्स, अरे क्लास याद आ रहा है क्या, अप टू 3 इयर्स तक का ही पनिशेबल ऑफेंस होगा, ऐसे केस में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ठीक है, थोड़ा मेमोरी करने वाला, याद करने वाला चीज है, लेकिन क्योंकि अमेंडमेंट है, ये एक स्पेशल प्रावधान है मेरे भाइयों, एक बदलाव हुआ है इस कानून में, उस बदलाव को थोड़ा दिलचस्पी की तरीके से, उसमें थोड़ा दिलचस्पी लेके समझो, आप सरकार के एंगल से समझो। आप सोचो कि पॉलिटिकल पार्टी, हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रूल डलवाया हो किसी को पूरा घेरने के लिए। समझिए क्लास, अगर एलएलपी से जुड़ा मामला है, एलएलपी एक्ट से जुड़ा कोई ऑफेंस है, उससे अगर जल्दी सॉल्व करना है, जल्दी उस पर जजमेंट लानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब ये पावर है कि वो कोई स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर देगा या कोई एक स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश कर देगा एक सिंगल जज को बिठा के, ताकि उस मामले में जल्दी नतीजा आ जाए। हमने प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट देखा था, जिसमें हमने बोला था कि भाई खतरनाक बात यह है, अभी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं लोग उस पर डिपेंड करेगा। भाई अगर कोई ऑफेंस, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 के तहत भी अगर ऑफेंस होगा, ऐसे वाले केस को भी स्पेशल कोर्ट देख सकता है। दूसरी बात, अगर स्पेशल कोर्ट चाहे तो समरी ट्रायल कर सकता है, बहुत ज्यादा प्रोसीजर नहीं फॉलो करते हुए समरी ट्रायल कर सकता है। और यहां हमने ये भी बोला था कि अगर कोर्ट को लगता होगा कि यार समरी ट्रायल मुश्किल जा रहा तो रेगुलर ट्रायल, मतलब आम नॉर्मल स्पीड से। बाय बाय, पक्का। थैंक यू वेरी मच गाइज, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस। यहां आपका एलएलपी एक्ट संपन्न हुआ।